ठीक है। इसके पहले हम सुटेक्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एचएपी पूरा तरह से हमने डीजीएल में पूरा डिटेल में देख लिए थे। आज हम शुरू करने वाले हैं सोशल फार्मेसी का पेपर सोल्यूशन। ये देखा जाए तो 2024 का पेपर है, ठीक है। आप नॉर्मल कोड वगैरह सब कुछ जानते हैं, सीधे हम मेन मुद्दे पे चलते हैं। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम अलग अलग सेपरेट बैच बनाया गया है। यदि आप अभी तक टॉपर बैच नहीं ज्वाइन किए हैं तो टॉपर बैच आप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें सब कुछ आपको मेंशन करके दे दिया जाएगा। डेली क्लासेस होगी, ठीक है। और उसके साथ आप क्लासेस ख़त्म होने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा ग्रुप में, ठीक। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसको ध्यान से सुनिए। ये आपके सामने सोशल फार्मेसी कोड की बात की जाए तो 2605 होते हैं। टाइमिंग वगैरह आप तो मेंशन जानते हैं, सीधे अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं। क्या लिख रखा है, ठीक है। लिख रखा लॉन्ग क्वेश्चन, जितने भी तुम्हारे पास पार्ट ए में रहे लॉन्ग क्वेश्चन 7 क्वेश्चन रहेंगे। किन्हीं 6 क्वेश्चन को आपको पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, किन्हीं 6 क्वेश्चन को। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या दे रखा है, डिस्कस वेरियस डायमेंशन। यस सर, हाय सर, ठीक है। वेरियस डायमेंशन डिटर्मिनेंट एन इंडिकेशन ऑफ हेल्थ के बारे में आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये तुम्हारे पास दिया गया है डिटर्मिनेशन, ठीक है, सॉरी डायमेंशन, डिटर्मिनेशन, इंडिकेशन ऑफ हेल्थ। अलग अलग ये नाम है और याद रखना अलग अलग जो नाम है और सबको अच्छे तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले डायमेंशन क्या होता है इसको देखेंगे, डिटर्मिनेशन क्या होता है इसको देखेंगे, इंडिकेशन ऑफ हेल्थ क्या होगा सर, हथियार लिए हो ना, हथियार खतरनाक आदमी हो जी, ठीक। हथियार हमारे पास है भाई, ठीक है, इसकी चिंता आप मत करिए भाई, ठीक है। ये गोली मारने वाला काम है। अब क्या लिख रखा, सबसे पहले समझते हैं डायमेंशन क्या होता है। हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, यानी हेल्थ देखा जाए तो बहुत कॉम्प्लेक्स। एक्चुअल में तुम एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि कोई हेल्दी पर्सन कौन है, क्यों, क्योंकि मेंटली फिजिकली, ठीक है, ये सब फिट होना चाहिए, ठीक है। हेल्थ एक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि यानी इसमें एक दूसरे को परस्पर प्रभावित करने वाले फैक्टर शामिल होते हैं। एक दूसरे को जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले आपका मेंटल खराब हुआ तो जाहिर सी बात फिजिकल खराब होगा, और फिजिकल खराब हुआ तो मेंटल खराब होगा, और सोशल सब कुछ खराब हो जाएगा। इसीलिए एक दूसरे से क्या होते हैं, परस्पर शामिल, ठीक है, परस्पर प्रभावित करने वाले फैक्टर शामिल होते हैं, ठीक। अब देखिए द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1948 में, मतलब 1948 में, ठीक है, 48 में कुछ पैरामीटर निर्धारित किए गए। मतलब अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार देखा जाए तो तुम्हारे पास वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत देखा जाए तो एक इन्होंने पैरामीटर दिया कि ये जो आदमी फिट रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, पेन से बात कर रहे थे सर पेन तो है भाई, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कुछ पैरामीटर फिट किया गया, कुछ पर्सन को हेल्थ डायमेंशन के अंतर्गत आप रख सकते हैं। पहला फिजिकल हेल्थ। अब फिजिकली मतलब क्या होगा, वो बंदा एकदम से मस्त तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट होना चाहिए। यह शरीर की कार्य क्षमता, फिटनेस तथा रोगों से मुक्ति से संबंधित होता है, जो फिजिकल हेल्थ कहलाता। शरीर जो भी बंदा रहेगा अच्छा उसका स्वरूप होना चाहिए, स्वरूप देखने में थोड़ा सा सुंदर वगैरह लगना चाहिए, ये रहेगा तो समझ लो फिजिकली हेल्थ है। स्किन उसकी क्लीन होनी चाहिए कि नहीं एकदम से कहीं पर ये यहाँ पर चितकबरा है कि दाना है, ये सब नहीं होना चाहिए। स्किन भी तुम्हारे पास क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ब्राइट आई मतलब उनकी आंखों में तेज होना चाहिए, इसने कहते हैं इनकी आंखों में तेज है तो ये होना चाहिए। क्लीन ब्रीथ, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल बोला जाता है भाई। क्लियर तुम्हारे पास क्लीन ब्रीथिंग मतलब वो जो सांस पूरा अच्छे तरीके से ले कि नहीं हल्का, ऐसा नहीं होना चाहिए। डीप स्लीपिंग, यदि हेल्दी आपको रहना तो अच्छे तरीके से आपको गुड स्लीप लेना है। तो ये सब यदि मैनेज बढ़िया से रहेगा तो उस बंदे को बोलेंगे फिजिकली वो हेल्दी है, ठीक है। मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल सही है, ठीक है। तो ये यदि सब कुछ अच्छे से रहेगा तो डायमेंशन तुम्हारे पास उस बंदे का हेल्थ सही है, एक हो गया। अब दूसरा स्टेप में तुम्हारे पास मेडिक यानी मेंटल हेल्थ पे तुम्हारे पास क्या आते हैं, मेंटल हेल्थ पे क्या आते हैं, ठीक है। यह व्यक्ति के सोच, भावनाओं तथा तनाव को निपटाने की क्षमता से जुड़ा होता है। कहने का मतलब कोई बहुत बड़ा का आदमी है, ठीक है, मतलब हट्ठा किट्ठा है, अब उसका बुद्धि नहीं सही से कहेंगे पागल होता है तो वो मेंटली फिट नहीं है। तो उसकी सोचने की क्षमता, भावनाओं की क्षमता, तनाव की क्षमता, आज कोई सब फिट रहे तो समझ लो उसे मेंटली फिट बोला जाएगा। अपने आसपास के वातावरण के अच्छी तरीके से समायोजित होना भी मेंटल हेल्थ कहलाता है। मतलब अपने अगल बगल के मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा नियंत्रण होना चाहिए, मतलब अपनी पूरी बॉडी पे अच्छे से नियंत्रण करना चाहिए। जैसे रोड पे चलने की नहीं, पूरे हाथ भांजते चलेंगे तो कहेंगे पागल की कैटेगरी में आ गया। तो मेंटली ये सब यदि फिट रहेगा तो उसको भी बोला जाएगा हेल्थ डायमेंशन के अंतर्गत रखा जाएगा।
अब मान लेते हैं तुम्हारे पास कोई बंदा सोशल हेल्थ मतलब फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली गड़बड़ है, तब भी वो हेल्थ माइंड यानी डायमेंशनल हेल्थ के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। तो इसमें क्या लिखा रखा है, सोशल हेल्थ एक दूसरे के साथ स्वस्थ तथा सकारात्मक संबंध बनाए रखना सोशल हेल्थ की जिम्मेदारी, कि नहीं हमारा काम बनता दुनिया बाढ़ में जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, परिवारों के साथ दोस्तों के साथ सहयोग शामिल होना चाहिए, तब जाके आप एक सोसाइटी में अच्छे काम कर पाएंगे। ठीक, तो डायमेंशन में क्या लिखना पड़ेगा, डायमेंशन लिखना पड़ेगा। फिजिकल हेल्थ क्या होता है, मेंटल हेल्थ क्या होता है, सोशल हेल्थ के बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर तुम्हारे पास लिखा है 2-3 चीज़ें। फिर हमारे पास देखिए 2 क्वेश्चन पूछा हुआ था। सबसे पहले आपसे पूछा था डायमेंशन के बारे में, दूसरा डिटर्मिनेंट के बारे में। तो आपको कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे एक्चुअल में ये पर्सन हेल्दी है। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर डिटरमाइन करने के लिए हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक स्वास्थ्य के निर्धारक कहलाते हैं। मतलब ये प्रभावित करने वाला कारक ही हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं कि एक्चुअल में सही है कि गलत है। अब इसके लिए बहुत सारा, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या होगा, जेंडर। ठीक है, जेंडर, अब मान लेते किसी के माइंड में ये औरत है, ये आदमी है, ऐसा भावना होना चाहिए, बट उस लेवल पे नहीं होना चाहिए जो थोड़ा सा ख़राब टाइप में हो। तो ये जेंडर पर भी क्या कर देता है, डिटर्मिनेशन करता है। ठीक, अब बायोलॉजिकल मतलब आपके मम्मी पापा यदि फिट हैं ऑलरेडी, ठीक अच्छे से रह रहे, तो आप भी उनकी जेनेटिक फैक्टर आपके मम्मी पापा से आपके अंदर जाएगा। तो बायोलॉजिकल फैक्टर भी क्या कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन यानी हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं, निर्धारित कर सकते हैं। कल्चर, आप ऐसे कल्चर में रह रहे हैं तो वही कल्चर आपके शरीर के ऊपर, आपके ऊपर प्रभाव डालता है। ये नहीं कहते हैं अच्छे परिवार से आता, अच्छा परिवार मतलब उनके परिवार का कल्चर बढ़िया है, सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा है, तो वो भी डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है। यानी एजुकेशन, अब मान लेते कोई बंदा हेल्थ के प्रति या एजुकेटेड बंदा है तो अपने सोसाइटी में अपने आप को हेल्दी रखेगा, मेंटल को हेल्थ रखेगा, सोसाइटी सबको हेल्दी रखेगा। कौन, यही तुम्हारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ हेल्थ। सोशल इन्वायरमेंट मतलब ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर अच्छे तरीके से इन्वायरमेंट है, प्रॉपर अमाउंट में सब कुछ, बोल चाल भाषा, ये मत समझना कि पर्यावरण में हम रह रहे हैं तो आप अच्छा है। ठीक है, तो अच्छी बात तो है ही है, उसके साथ साथ तुम्हारे पास बोलने की क्षमता, कैसे एक्चुअल में बोल रहे हैं, कैसे किसी पर्सन को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब जानकारी इसी के अंतर्गत दी जाती है। बिहेवियर मतलब आपके बिहेवियर एक्चुअल में कैसा है उस पर भी निर्भर करता है। हेल्थ सर्विस मतलब आपकी हेल्थ एक्चुअल में कैसी है, फिजिकली मेंटली तथा सोशली फिट है कि नहीं। ठीक है, तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, बढ़िया उदाहरण है सर, बढ़िया उदाहरण है। ठीक है, तो ये हो गया। अब लास्ट में तुम्हारे पास इनकम, जो तुम्हारे पास गरीबी को ही क्या कर देता है, डिटर्मिनेट करता है। यदि पैसा रहेगा तो प्रॉपर अमाउंट में आप बैलेंस डाइट करेंगे, फ्रूट वगैरह खाएंगे, अच्छा कपड़ा पहनेंगे, अपने आप को साफ़ सुथरा रखेंगे, तो ये सब कुछ तुम्हारे पास क्या करने की जिम्मेदारी, डिटर्मिनेट को निर्धारित, हेल्थ को निर्धारित करने का काम आता। कौन कौन, पहला जेंडर, दूसरा बायोलॉजिकल, कल्चर, एजुकेशन, सोशल, इन्वायरमेंटल और बिहेवियरल तथा हेल्थ सर्विस तथा इनकम, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये हो गया। अब इंडिकेशन, कैसे एक्चुअल में तुम जानोगे ये बंदा ठीक है, कुछ ना कुछ इंडिकेशन होना चाहिए हेल्थ का। हाँ ठीक है, यो लंबे समय तक जिए, जल्दी से मर ना जाए, तो ये सब तुम्हारे पास, उसके लाइफ का तुम्हारे पास शेड्यूल, लाइफ स्टाइल वगैरह सब फिक्स होना चाहिए, तो वो इंडिकेट करता है। ठीक है, इसीलिए बोला जाता है योगा वगैरह करना चाहिए थोड़ा थोड़ा। इंडिकेशन ऑफ हेल्थ में वे मापदंड हुए हैं जो किसी व्यक्ति, समुदाय, आबादी के स्वास्थ्य कि ठीक है, स्वास्थ्य की स्थिति को मापने और तथा मूल्यांकन करने में मदद करते हैं, उसको क्या बोला जाता है, इंडिकेशन ऑफ हेल्थ बोला जाता है। सिंपल सा क्या बोलते हैं, दोबारा समझिए। इंडिकेशन ऑफ हेल्थ में देखा जाए तो वो मापदंड होते हैं जो किसी व्यक्ति के, समुदाय के, आबादी के स्वास्थ्य की स्थिति को मापने, यानी एक्चुअल में कितना स्वस्थ है वो व्यक्ति, ये सबको मापने तथा मूल्यांकन करने में मदद कौन करता है, इंडिकेशन करता है। ठीक, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं, पहला मोर्टेलिटी रेट को दर्शाना, मतलब मृत्यु दर को तुम्हें दर्शाना कि एक सर्टेन एरिया में कितने लोग मर रहे हैं, ज़्यादा लोग मर रहे हैं तो कह रहे हैं कि इस एरिया का स्वास्थ्य सही नहीं है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीने की उम्मीद, जीने की उम्मीद ही क्या कर देती है, हेल्थ है। ठीक है, अब हेल्दी रहेंगे तो आप जीने की उम्मीद रखेंगे, जैसे कोई बीमारी चाँप दे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो ये हो सकता है। न्यूट्रिशन स्टेटस मतलब आप अच्छे तरीके से न्यूट्रिशन ले रहे हैं कि नहीं, ये सब कुछ मायने कौन रखता है, यानी इंडिकेशन पे रखता है। आप देखिए, जितने अच्छे तरीके से आप भोजन खाएंगे आप उतने अच्छे से मस्त और तंदुरुस्त हिष्ट पुष्ट रहने वाले हैं। लिखा बर्डन ऑफ डिजीज यानी बीमारियों का बोझ आपके ऊपर नहीं रहेगा तो आप लंबे समय तक हेल्दी बने रहेंगे। यदि बीमारियों का बोझ रहेगा तो आप लंबे समय तक सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है सर जी, आपसे कैसे बात होगी
हैं, लड़की है कहा जी हमसे बतियाओगे तुम खतरनाक आदमी है। ठीक है, अरे वो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी कुछ समय के बाद इसके भी डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दिया जाए, इस वीडियो में भी आप कांटेक्ट नंबर ले सकते हैं। नोट वगैरह चाहिए तो इसका भी हम क्या करेंगे, इसे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिए हैं, आप वहाँ से ले सकते हैं। इन्वायरमेंटल कंडीशन, ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पर शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, शुद्ध भोजन, सब कुछ आदमी सही है, तो उससे क्या हो सकता है, काम हो सकता है। लाइफ स्टाइल, आपकी उठने बैठने सब कुछ की क्षमता पर भी निर्भर करता, कौन, यही हेल्थ निर्भर करता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आपके सामने आंसर था। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास क्या लिख रखा बाबू, वैक्सीन, टाइप ऑफ इम्यूनिटी एंड इम्यूनाइजेशन। अब क्या क्या दे रखा है, वेरियस, ठीक है, डिस्कस किसके बारे में, वैक्सीन के बारे में, टाइप ऑफ इम्यूनिटी के बारे में और इम्यूनाइजेशन के बारे में पूरा डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, ठीक, तो ये सब चीज़ें। अब वैक्सीन क्या होता है, इनके बारे में आप समझिए क्या लिख रखा है। वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है। वैक्सीन देखा जाए तो एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो शरीर को विशिष्ट बीमारियों, इसमें 3 चीज़ को हमें डिफाइन करना है। सबसे पहले वैक्सीन डिफाइन करना, इम्यूनिटी डिफाइन करना, इम्यूनाइजेशन डिफाइन करना, सब कुछ हमें अच्छे तरीके से डिफाइन करना है। अब क्या लिखा है, नहीं यार, ठीक है। अब देखिए, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है जो शरीर के विभिन्न यानी विशिष्ट बीमारियों से बचाने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को यानी एक्साइटमेंट करता। कहने का मतलब वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन जैसे अभी, हाँ ठीक है, होता क्या है, जैसे होता क्या है एक्चुअल में, जैसे मान लेते हैं शरीर हमारी है, ठीक, अभी हमारे शरीर के अंदर कोरोना घुस जाए, ठीक, तो वैक्सीन लगा देंगे तो उस वैक्सीन हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो एक कॉपी बना देगी, तब कोरोना घुसेगा, धड़ 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 मार के ख़त्म कर देगा। तो वही चीज़ तुम्हारे पास प्रतिरक्षा प्रणाली को एक्साइटमेंट कर देगा और बीमारी से बचाने का काम वैक्सीन करवाता है। वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। मतलब शरीर के अंदर डाल दिया गया तो वो प्रोडक्शन करेगा कि अच्छा ये इस टाइप की बीमारी आएगी तो हम इससे लड़ेंगे। तो वैक्सीन एक ऐसी दवा है जो शरीर को रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। कौन, वैक्सीन करता है। वैक्सीन शरीर में रोगों के खिलाफ एंटीबॉडी बनाने की मदद करता है। मतलब क्या होता है, शरीर में जैसे वैक्सीन डाल दिया गया, अब वो कुछ भी वैक्सीन हो सकता है, जैसे बच्चों को थोड़ा थोड़ा वैक्सीन लगता है, ठीक है, तो ये वैक्सीन लगता तो वो शरीर के अंदर उसकी खिलाफ एंटीबॉडी बन के तैयार हो जाती है, मान लेते तो वो बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन कुछ भी हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो अटैक करके तुरंत उसे मार देगा। ये वैक्सीन का इंट्रोडक्शन हो गया। 2 तरह के हमारे पास क्या होता है, वैक्सीन होता है। सबसे पहले तुम्हारे पास इनएक्टिवेटेड वैक्सीन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एलाइव यानी क्या बोला जाता है, एनुएटेड बोला जाता है, जिसे हम इनएक्टिवेटेड वैक्सीन बोलते हैं। दूसरा एक्टिवेटेड या तुम्हारे पास लाइव लिखा एटीन्यूएटेड वैक्सीन बोला जाता है। सिंपल सा, ये मृत होते हैं और ये मृत होते हैं और ये जीवित वैक्सीन होते हैं, बस इतना तुम समझना, ठीक। ये इनएक्टिव होते हैं, ये एक्टिव होते हैं। इसमें बैक्टीरिया के लिए, जैसे अब ये कहाँ पर होते हैं, सिंपल इनएक्टिव मतलब इससे बैक्टीरिया को लेते हैं, किल कर देते हैं, किल करके मार देते हैं, मार के हमारे शरीर के अंदर इंटर करा देते हैं, तब हमें लगाते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए जैसे टाइफाइड हो गया, कॉलरा हो गया, प्लेग हो गया, ये सब चीज़ आते हैं। वायरस के अंतर्गत तुम्हारे पास जैसे रेबीज हो गया, हेपेटाइटिस A B C D कुछ भी हो सकता है। अब लाइव एनुलिटिका एटूनेटेड है, मतलब ये तुम्हारे पास एक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये बैक्टीरिया जिसे हम BCG बोलते हैं, जो हमारे पास किसके काम में आता है, टीबी के, ठीक है, किसी पर्सन को टीबी हो उसको ट्रीट करने के लिए, पोलियो किसी पर्सन को हो गया उसको सही करने के लिए हम लाइव एटूनुएटेड मतलब एक्टिवेटेड वैक्सीन उसके शरीर के अंदर इंटर करवाते हैं। तो ये वैक्सीन और देयर टाइप हो जाएगा। अब हमसे पूछा इम्यूनिटी एंड देयर टाइप, इसके बारे में बताना। इम्यूनिटी क्या होती है, कहती है अगर इम्यूनिटी बड़ी खतरनाक है यार, कौन भी मरिए ना ही हो ले, तो इम्यूनिटी यही होती है, करती क्या, इम्यूनिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर रोग जन को, चाहे बैक्टीरिया हो चाहे वायरस, और हानिकारक पदार्थों को अपनी रक्षा कर लेता, उसको इम्यूनिटी कहलाते हैं। जैसे आपके घर में एक ऐसे सिक्योरिटी रख दिया जाए कि कोई अदर बंदा आए तो तुरंत धड़ाधड़ मार दे, उसी तरह से हमारे शरीर के अंदर इम्यूनिटी होती है। कोई भी फॉरेन बैक्टीरिया घुसेगी तो उठा भरने से पटक देगा, ठीक है, भरने से उठा के पटक देगा, ठीक है। तो इम्यूनिटी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के रोग जन को यानी बैक्टीरिया, कामा, वायरस और हानिकारक पदार्थों से अपनी रक्षा करता है, हमारी शरीर को बचाता है। यह शरीर को बीमारियों से बचाने में मदद करता। कौन, इम्यूनिटी। इम्यूनिटी हमारी रक्षा करता, किससे, बीमारी से होने वाली रक्षा करता है। तो इम्यूनिटी हो गया। अब टाइप ऑफ इम्यूनिटी, 2 तरह की हमारे शरीर के अंतर्गत इम्यूनिटी होती है। तो टाइप ऑफ इम्यूनिटी के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास 2 तरह की इम्यूनिटी होती है। पहला इन्नेट इम्यूनिटी, दूसरा एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है, जो जन्मजात प्रतिरक्षा, हिंदी में इसको देखे बोलते हैं जन्मजात प्रतिरक्षा बोला जाता है। मतलब
जन्म से ही हमारे शरीर में मौजूद रहते हैं। जैसे पेट में एसिड, फैगोसाइटोसिस, WBC होता है, हमारे मुंह में लार होता है, ये सब देखा जाए तो ऑलरेडी आप जन्म से ही पाते हैं। ठीक, जन्म से पाते हैं, उसे इनेट इम्यूनिटी बोला जाता है। सिंपल सा, जो जन्म से पाते हैं उसे इनेट इम्यूनिटी बोलते हैं। जो अपने वातावरण में विकसित करते हैं उसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। यह हमारे वातावरण से विकसित होता है, उसे क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मतलब अर्जित करना। ठीक है, अरिजीत सिंह का गाना नहीं, अर्जित। अर्जित मतलब अगल बगल से तुम ले लेना। क्या कहलाता है आपके सामने? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहलाता है। तो दो तरह की इम्यूनिटी होती है, इनेट और एक्वायर्ड होती है। फिर लास्ट एंड फाइनल दे रखा है इम्यूनाइजेशन क्या होता है। इसे हम हिंदी में बोलते हैं टीकाकरण। कहते हैं आइल बड़ा हो टीका लगवाला, तो ऐसे बोलते हैं ना। भैंस को भी लगता, आदमी को भी लगता, बच्चों के लगता। बच्चों पे देखेंगे ना तो लिखा रहता 5 साल में 7 टीका, ठीक, ना छूटे एक भी बार, ऐसे ऐड लगा रहता है हॉस्पिटल पे। तो अकॉर्डिंग टू WHO के अकॉर्डिंग क्या होता है? इम्यूनाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति किसी संक्रमण बीमारी से बचने के लिए आमतौर पर एक टीका द्वारा प्रतिरक्षा उत्पन्न करता, उसी को इम्यूनाइजेशन कहते हैं। सिंपल सा क्या होते हैं? इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कोई बीमारी हमारे शरीर के अंदर मान लेते हो रही, तो उसे टीकाकरण के कारण से ऑलरेडी हमारे शरीर के अंदर प्रतिरक्षा बन चुकी है। टीकाकरण के कारण से हमारे अंदर उसकी इम्यूनिटी बन चुकी है, तो उसको क्या बोला जाएगा? इम्यूनाइजेशन बोला जाएगा। क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन बोला जाएगा। ये सामने दिया गया है। इम्यूनाइजेशन से लाभ क्या होता है? अब इससे लाभ क्या होगा तभी तो कुछ लगवाएंगे। गंभीर बीमारियां जैसे पोलियो होगा, डिप्थीरिया होगा, हेपेटाइटिस आदि से सुरक्षा कौन प्रदान करता है? यही इम्यूनाइजेशन करता है। रोगों को प्रसारण से रोकना। प्रसारण मतलब जैसे हमें रोग हुआ तो दूसरे पर्सन में भी होगा, जैसे कम्युनिकेबल तथा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। एक पर्सन से दूसरे तीसरे ऐसे चलती चली जाएगी साइकिल। तो उसको रोकने के लिए, उसको तोड़ने के लिए, प्रसार को रोकने के लिए हम क्या कर देते हैं? आदमी को इम्यूनाइजेशन लगाते हैं। कोई शिशु हो गया, काम बुजुर्ग हो गया, कमजोर इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, मतलब जैसे छोटा बच्चा है, अब इसकी इम्यूनिटी बहुत कम है, ठीक, वो किसी भी बीमारी से तुरंत बीमार हो सकता है। तो उसको कम करने के लिए हम क्या कर देते हैं? उसको कम करने के लिए हम उसे इम्यूनाइजेट कर देते हैं। बुजुर्ग, क्योंकि ऑलरेडी उसका तुम्हारे पास इम्यूनिटी वीक है, बहुत कमज़ोर है, तो उसको सुरक्षा करने के लिए हम ऑलरेडी उसे टीकाकरण कर देते हैं। ठीक, तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा इम्यूनाइजेशन के बारे में। अब देखिए क्या पूछा था, सबसे पहले वैक्सीन के बारे में पूछा, तो हमने इंट्रोडक्शन एंड देयर टाइप बता दिया। नेक्स्ट में इम्यूनिटी क्या होती है, और इसका टाइप को हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है यहाँ से। ठीक, उसके बाद टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन का इंट्रोडक्शन, उससे लाभ क्या होता है, इसको हमने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, आपको इसका नोट्स चाहिए तो इसी डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर फीड किए हैं, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं? कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट करके कुछ धनराशियाँ दे के इसका आप PDF मंगवा सकते हैं। नेक्स्ट में क्या लिख रखा तुम्हारे पास? न्यूट्रिशन। अब ये क्या दे रखा बाबू? सबसे पहले एक्सप्लेन न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? डिस्कस डिफरेंट मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन को आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो समझते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है, इसे हम पोषण कहते हैं। अब देखिए, हमारे शरीर को ग्रोथ करना है, एनर्जी चाहिए, दिन भर काम कर रहे हैं तो एनर्जी चाहिए ही, तो उस एनर्जी को मेंटेन करने के लिए, बीमारी से बचने के लिए, शरीर को वृद्धि करने के लिए क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन में वे सभी प्रक्रिया शामिल है जिसके द्वारा मानव शरीर अपनी ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिजीज फ्री मतलब बीमारी से लड़ने, डिजीज फ्री रहने के लिए आवश्यक फूड आइटम का प्रयोग करता, उसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन बोलते हैं। जैसे अभी छोटा बच्चा है तो उसे प्रॉपर अमाउंट में दूध चाहिए, जो प्रॉपर अमाउंट में उसे न्यूट्रिशन दे सके। ठीक, तो वो तुम्हारे पास करने की जिम्मेदारी यही होती है, न्यूट्रिशन। आप समझे, न्यूट्रिशन एक तरह की प्रक्रिया है जिसमें हमारी शरीर क्या करेगी? ग्रोथ करेगी, डेवलपमेंट करेगी, और बीमारी से बचने के लिए आवश्यक होना चाहिए जो भी फूड आइटम खाते हैं उसे न्यूट्रिशन बोला जाता है। न्यूट्रिशन मेनली 2 में कैटेगराइज की जाती है, यानी न्यूट्रिशन देखा जाए तो मेनली 2 में कैटेगराइज की जाती है। पहला मैक्रो न्यूट्रिएंट, दूसरा तुम्हारे पास क्या होगा? ये मैक्रो है, मैक्रो, और ये माइक्रो। ठीक है, इसको हम मेगा भी लिख सकते हैं, इसको माइक्रो लिखते हैं। ठीक है, अब ये 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। पहला माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है और माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है? मैक्रो के अंतर्गत क्या होते हैं? इसकी अधिक मात्रा आवश्यकता होती है, मतलब हमारे शरीर को देखा जाए तो इसकी अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अब जैसे तुम्हारे पास प्रोटीन दिया जाएगा, दाल एक दाना थोड़ी ना दिया जाएगा, पूरे 1-2 कटोरा पी लेंगे। ठीक, तो इसकी आवश्यकता अधिक मात्रा में होती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट कम मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है, इसीलिए इसका नाम दिया जाता है माइक्रो। माइक्रो मतलब सूक्ष्म मात्रा में हमें चाहिए। ठीक, तो ये 2 तरह के हमारे पास न्यूट्रिशन होते हैं। क्या लिख रखा है?
अब इसी को आगे एक्सप्लेन करेंगे तब अपना पूरा डिटेल हो जाएगा। माइक्रो न्यूट्रिशन क्या होता है इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। वे पोषण तत्व जो शरीर को अधिक ऊर्जा, ठीक, अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं। सिंपल से समझिए, वे पोषक तत्व जो शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यक होती है यानी आवश्यकता होती है उसे मैक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, शरीर के संरचना कार्य प्रणाली के लिए आवश्यक होते हैं। शरीर की संरचना करना है, कार्य प्रणाली को मेंटेन करना, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटी है उसको सब कुछ मेंटेन करना क्या कहलाता है, किसके लिए आवश्यकता होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है। इसमें पहला एग्जाम्पल तुम्हारे पास आता है कार्बोहाइड्रेट जो ऊर्जा प्रदान करता, क्या कर देता, ऊर्जा प्रदान करता। कहाँ कहाँ पाया जाता, हमारे शरीर के अंदर चावल, ठीक है, चावल से मिलता है, रोटी से मिलता, आलू, ये सबसे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मिलती है, जो सबसे ज़्यादा रोटी से मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट। दूसरा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग होती है, मतलब हमारे शरीर को बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन की। जैसे तुम्हारे पास दाल हो गया, चना हो गया, अंडा हो गया, मछली, इन सबको तुम्हारे पास यानी प्रोटीन से, ये सब जब खाएंगे तो हमें प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। दाल खाएंगे तो प्राप्त अमाउंट में आपको मिल जाएगा, अंडा खा सकते हैं, चना खा सकते हैं, ये सब खाने से आपको प्रोटीन सफिशिएंट अमाउंट में मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिख रखा फैट, जो एनर्जी गिविंग फूड होता है, ये फैट से हमें एनर्जी गिविंग फूड मिलता है। जैसे एग्जांपल में तुम्हारे पास क्या खाना है, आपको घी खाना है, मक्खन खाना, बादाम खाना, मूंगफली खाना, सोयाबीन खाना, ये सबसे तुम्हारे पास क्या मिलेगा, आपको फैट मिलेगा। ठीक, फैट मिलेगा जो हमें एनर्जी प्रदान करेगा, ठीक, एनर्जी आराम से प्रोवाइड करेगा। ठीक, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है, 40 पे 45 पे स्टार्ट किया गया था ना, 45 50 पे मान लेते हैं, 50 10 सही है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास हो जाता है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास माइक्रोन्यूट्रिएंट, अब ये क्या होता है, वे पोषक तत्व जो शरीर को कम मात्रा में चाहिए उसको माइक्रोन्यूट्रिएंट बोला जाता है। जैसे विटामिन देखा जाए तो क्या होगा, बहुत सूक्ष्म अमाउंट में चाहिए। जैसे दृष्टि को देखने के लिए, मतलब आँखों से सही करने के लिए, त्वचा को, प्रतिरक्षा आदि को मेंटेन करने के लिए विटामिन चाहिए। विटामिन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, एक हो जाएगा, कईयों तुम्हारे पास विटामिन होते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं हमारे पास मिनरल देखा जाए तो बोन तथा तीत के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे, ठीक है, मिनरल के अंतर्गत देखा जाए तो सबसे पहले कैल्शियम, जो किससे मिलता है, मिल्क अथवा एग से मिलता है। आयरन किससे मिलता है, पालक तथा मांस से मिलता है। पोटेशियम देखा जाए तो केला तथा आलू से मिलता है। जिंक देखा जाए तो तुम्हारे पास मांस तथा कद्दू के बीज से मिलता है। जो ये मिनरल हमारे शरीर को मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेते हैं। ठीक, ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, वाटर के बारे में, पानी के बारे में। जब भी हम एक आवश्यक पोषक तत्व, ठीक है, जब जल भी क्या होता है, ये वाटर भी देखा जाए, नहीं, जल भी हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये इसमें क्या लिख रखा है, जल भी एक आवश्यक पोषक तत्व है जो शरीर में पाचन, तापमान आदि को नियंत्रित करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर तापमान को मेंटेन करने की जिम्मेदारी जल को दी जाती है। इसीलिए गर्मी में देखेंगे प्रॉपर अमाउंट में पानी पीना कंपलसरी है। नहीं पिएंगे तो आप ही के लिए दिक्कत होगी, सेलुलर मेटाबॉलिज्म, बॉडी फंक्शन, टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पाएगा, आप बीमार पड़ जाएंगे। ठीक, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, इससे कईयों प्रॉब्लम हो जाएगी जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा इनके बारे में। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था किसके बारे में, देखिए सबसे पहले न्यूट्रिशन कहा था, डिफरेंट मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट को डिफाइन करने के लिए कहा था। तो सबसे पहले हमने न्यूट्रिशन को अच्छे तरीके से डिफाइन किया। दो तरह के होते हैं, मैक्रो तथा माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिफाइन किया विथ एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद हम माइक्रो को क्या कर दिए, डिफाइन किया विथ एग्जाम्पल के साथ। उसके बाद लास्ट में बता दिए जल क्या होता है। ठीक, तो इतना हमारे पास हो जाएगा क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा मिस यूज तथा एब्यूज ऑफ ड्रग्स। ठीक है, ये देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस द मिस यूज इन एब्यूज ऑफ ड्रग्स एंड इट्स द सोशल इम्पैक्ट। मतलब हमारे शरीर के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट में देखा जाए तो हमारे सोशल पे, मतलब पब्लिसिटी पे, सोसाइटी पे देखा जाए तो दवा का जो मिस यूज करते हैं अथवा दवा का एब्यूज करते हैं वो क्या प्रभाव डालता है, इनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो क्या लिख रखा है, मिसयूज एंड एब्यूज ऑफ ड्रग्स एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो व्यक्तियों, परिवारों और सोसाइटी पर गहरा प्रभाव डालता है।
बहुत सारे लोग हैं ठीक दवाओं का गलत यूज करते हैं। जैसे बहुत सारे हमारे गांव में देखे अभी देखेंगे जगहों पे जाते हैं तो पियक्कड़ टाइप में है, तो वो कौन एक दवा लेते हैं जो उसी का लत लग गया है, उसको नहीं पाएंगे तो थोड़ा सा बेचैनी टाइप में होगा, तो वो उनको देखा जाए तो वो दवा का एक्चुअल में मिसयूज और एब्यूज़ दोनों कर रहे हैं। ठीक, तो हमारी व्यक्तियों के ऊपर, परिवारों के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर सबसे गहरा प्रभाव डाल दिया। जैसे नॉर्मल कोई खा रहा तो टेंशन नहीं है, बट कुछ ऐसे आदमी होते हैं इनको एडिक्शन हो जाती, मतलब लत लग जाती कि यार दवा नहीं खाएं तो दर्द कर रहा है। ठीक है, जैसे किसी पर्सन को देखेंगे लत लग जाती चाय की, कि एक्चुअल में चाय नहीं पियेंगे तो कहेंगे सर दर्द होने लगा। ठीक, तो अब उसी तरह से दवाइयाँ भी होती, कोई ऐसे व्यक्ति एक गंभीर समस्या है जो परिवारों तथा व्यक्तियों के सोसाइटी पर गहरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, वह प्रक्रिया जिसमें आप बिना प्रिस्क्रिप्शन की दवा लंबे समय तक ले रहे हैं तो ड्रग्स का एब्यूज कहलाता है। मतलब जैसे दवा प्रिस्क्रिप्शन होता है कि डॉक्टर लिखता है तो ये दवा लेना, बट आपको उसकी लत लग गई है। ठीक, अब उस दवा को लंबे समय तक, बोले डॉक्टर कि 10 दिन खत्म बंद कर देना, आपको लत लग गई है, उसे लंबे समय तक खाए जा रहे हैं तो उससे ड्रग्स का एब्यूज हो रहा है। अब कोई पूछेगा ड्रग्स एब्यूज क्या होता है, लिखेंगे वह प्रक्रिया जिसमें आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन को दवा लंबी समय तक ले रहे हैं अथवा खा रहे हैं तो उसी को ड्रग्स एब्यूज कहलाता है। क्या बोलते हैं, ड्रग्स एब्यूज कहलाता है। ठीक है, सेकेंड ईयर का लाइव क्लास कब होगी भाई, जब अभी तो हुआ है भाई। ठीक है, 1.5 घंटा कम से कम 1.5-2 घंटा लिए तो हैं, ये फर्स्ट ईयर का है भाई। छपरी यूट्यूबर, ये कौन यूट्यूबर आ गए, अरे छपरी भाई पहले सेकेंड ईयर का हो चुका है तो। ठीक है, लिखा है तुम्हारे पर ड्रग्स एडिक्शन भी दवा की मिसयूज तथा एब्यूज बन सकता है। मतलब ड्रग्स एडिक्शन किसी पर्सन को लत लग जाए, दवा के बारे में लत लग जाए तो वो भी क्या कर सकते, दवा को मिसयूज तथा एब्यूज बन सकता है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर तुम्हारे पास लिखा मिसयूज ऑफ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन, मतलब जो तुम्हारे पास दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई डॉक्टर अथवा फिजिशियन कोई भी कह रहा है, उसको आप लंबे समय तक लेके मिसयूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले नॉन प्रिस्क्राइब दवा का सेवन करना, मतलब ऐसी दवाएं जो डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब नहीं की जाती तब भी आप खा रहे हैं। लॉन्ग टाइप का खुराक लेना, मतलब लंबे समय तक, डॉक्टर बोला कि 2-4 दिन खा के बंद कर देना, बट आप ठीक है सर, छोटे भाई का क्लास मिस हो गई, आपकी क्लास से पढ़ा था 75% आया था फर्स्ट ईयर में। ठीक है, गजब भाई। ठीक है, तो आप वो प्ले लिस्ट बना है भाई, तो यूट्यूब पे थोड़ा सा इधर स्क्रॉल करके आगे पीछे कर सकते हैं, आप तो समझदार हैं यार तभी। ठीक है, लॉन्ग टाइम तक खुराक लेना ये भी मिसयूज का कारण बन सकता है। किसी दूसरे पर्सन के लिए दवा का उपयोग करना, जैसे गांव में नहीं होता कि अरे तू दवाई ला ला, वो से ठीक हो गया, ला लो, हाँ ठीक हो गया, अच्छा तू ला खा ला, मतलब कोई जाँच वगैरह कुछ भी नहीं, मगर मोस्ट ऑफ द केस में ठीक हो जाता है, बट रेयर होता है। ठीक है, तो दवा का उपयोग लंबे समय तक करना किसी दूसरी पर्पज के लिए, कहने का मतलब बीमारी कुछ और खा रहे हैं दवा कुछ और, इसके भी आप मिसयूज कर रहे हैं। मिसयूज ऑफ ओटीसी मेडिसिन, ओटीसी मेडिसिन क्या होती है, ओवर द काउंटर, ये सेकेंड ईयर में आप पढ़ेंगे एक टॉपिक है। इसमें क्या होती है, ऐसी दवाइयाँ आती है जो बिना प्रिस्क्रिप्शन को आप डॉक्टर से ले सकते हैं, जैसे पैरासीटामॉल हो गया, दर्द की दवाइयाँ हो गई, कुछ ऐसी दवाई जैसे वोमिटिंग की, गैस की, ये सब ओटीसी मेडिसिन के अंतर्गत रखी जाती हैं। तो इस सब को यहाँ पर मिसयूज के अंतर्गत रखा गया। अब इसका साइन और सिम्टम ऑफ ड्रग्स एब्यूज, मतलब कुछ शरीर पे दिखना चाहिए ना। ठीक है, तो कैसे दिखेंगे, स्कूल पे वर्कर तुम्हारे पास हो गए, होम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनदेखा करना, मतलब कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने स्कूल पे हैं, यदि मिसयूज कर रहे हैं दवा को तो वर्कर को सब क्या कर देते हैं, घर को यदि मिसयूज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अनदेखा कर रहे हैं, तब वो मिसयूज का साइन एंड सिम्टम बना सकते हैं। फैमिली तथा सोशल प्रॉब्लम को फेस न कर पाना, कोई बंदा लंबे समय तक ड्रग्स एब्यूज कर रहा है तो फैमिली का और सोशल प्रॉब्लम को फेस ही नहीं कर पाएगा, बात बात पे वो चिढ़ जाएगा, सुसाइड करने लगेगा। लॉस ऑफ फ्रेंड की यानी दोस्ती को क्या कर देगा, तोड़ देगा। पाया लिखा है पार्टनर रिलेशनशिप को छोड़ना। ठीक है, मतलब कोई उसकी जीएफ या बीएफ थी छोड़ दी गई, तभी वो मिसयूज कर रहे हैं दवाइयाँ का, ला भाई हम लैला पिए लगा। ठीक है, वो सब सुट्टा मारने लगते, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये होता है इनके बारे में। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा है मिस यूज एंड एब्यूज ऑफ ड्रग्स के प्रति जागरूक, लोगों को कैसे तुम जागरूक करोगे कि भैया ये दवा आप मत लीजिए। तो उसको लिए क्या करेंगे, युवाओं या सोसाइटी को नशे से बचाने के लिए प्रेरित करेंगे। युवा से बोलेंगे प्लीज़ आप नशा मत करिए, ठीक है, नहीं तो आप दवा का ख़राब यूज कर सकते हैं। ठीक, हेल्थ को प्रमोट करिए, युवा लोगों को बताइए कि आप हेल्दी हैं। ठीक है, यदि आप ये सब सेवन कर रहे हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, कईयों कारण आप बता के उसे सही कर सकते हैं। ठीक,
जागरूकता रैली निकालना, लोगों को जागरूक करना कि बीमारी के प्रति, ठीक है, एल्कोहल के प्रति, दवाओं के प्रति कितना हमारा देश सेंसिटिव है, इन सबको मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो लोगों को जागरूक करेंगे सबसे ज़्यादा होता है भाई, इससे फ़ायदा। चर्चा तथा सेमिनार अरेंज करना, अब जैसे गांव में छोटे छोटे नहीं पार्टी होती है, ठीक हो, जब क्या आते हैं अभी जैसे पहले आते थे, अब तो नेट का ज़माना हो गया, पहले लोग आते थे गांव में चर्चा करते थे, जैसे लेडीज़ के लिए बोलते थे पैड का यूज करिए एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पैड यूज करिए, उस पर बताते थे कि इससे हेल्थ पे क्या इशू पड़ सकता है। उसी तरह से हमारे पास बहुत सारा चर्चा तथा सेमिनार होना चाहिए किसके बारे में, ड्रग्स के मिसयूज और एब्यूज के बारे में, ठीक। और सोशल मीडिया पर अभियान तथा स्क्रीनिंग करना चाहिए, मतलब सोशल मीडिया भर भर के अभियान चलाना चाहिए कि जागो ग्राहक जागो, ठीक है, और लोगों से बोलना जागो आदमी जागो, कि दवा को मिसयूज तथा एब्यूज न करे। बट इस टाइम देखा जाए तो डॉक्टर ही करवा रहे हैं भाई, याद रखना डॉक्टर ही करवा रहे हैं, ठीक। जैसे अभी किसी हॉस्पिटल पे आप गए, किसी हॉस्पिटल पे गए, अब वहाँ पर क्या करवा रहे हैं लोग, एक्चुअल में देखा जाए तो रियलिटी में क्या करवा रहे हैं, ठीक, दवा खुद से ही क्या कर रहे हैं अपना, जैसे 1-2 दवा चाहिए तो उसी में 20 दवाई लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हम आपको दवा बताते हैं, देखिए एक्चुअल में होता क्या है। जैसे अभी नॉर्मल कहीं दवा देने, हड्डी की दवा लेने जाए तो सबसे पहले वो क्या लिखेंगे, दर्द हो रहा तो कैल्शियम लिख देंगे, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, डाइक्लोफेनेक लिख देंगे, ठीक है, इसमें जीरोडाल एसपी का यूज करते हैं, ठीक है। अब ये तुम्हारे पास हो गया कैल्शियम और डाइक्लोफेनेक होगा, डेफ्लाजा कार्ट हो जाएगा, डेफ्लाजा कार्ट 6 mg हो जाएगा, ठीक। उसके बाद तुम्हारे पास मल्टीविटामिन बोल देंगे, डाइक्लोजेल बोल देंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारे पास क्या 1 2 3 4 और कोई एक एंटीबायोटिक चला देंगे। अब सोच सकते हो ये सब लंबे समय तक तुम्हें चलाते जाएंगे, ठीक। अब ये सब जो खाएंगे लंबे समय तक, एक्चुअल में देखा जाए तो ये तुम्हारे पास सब काम की दवा है, बट थोड़ा सा केस रहता है सब। अब ये उसके साथ साथ क्या चला देंगे, ला भैया तू प्रोटीन लिया, ठीक है, प्रोटीन जेनरिक दवाइयाँ, प्रोटीन लिया 1 गिलास पानी में रोज़ पिया, पानी में या दूध में पिया, ठीक, 1 चम्मच डाल के। तो ये सब देखा जाए तो जब ज़रूरत नहीं है तब वो खिला रहे हैं, और रियलिटी हम अपने आंखों से सामने देखें ये सब काम करते हैं मेडिकल स्टोर वाले। दवाओं डॉक्टर को दलाली पे दे देते हैं कि 40% मिलेगा, आप ये दवा लिखिए, खिला रहे हैं भाई, ठीक है। ये हमारी देश की स्थिति है जो सबसे कचरा हो रही है। तो उसे सोशल मीडिया पर अभियान चलाना है बहुत सारा। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, मिसयूज तुम्हारे पास और एब्यूज ड्रग्स का, जागरूकता पर, ठीक है, जागरूकता पर प्रभाव पड़ेगा। अब ये सब जो तुम करोगे तो जागरूक करोगे लोगों को, ठीक है, लोगों को जागरूकता पर प्रभाव, सामुदायिक एकता होगा, यानी युवा प्रेरणा मिलेगा, नीतिगत प्रभाव पड़ेगा, इन सब चीज़ पे प्रभाव पड़ेगा। तब हम मिसयूज तथा यानी एब्यूज ड्रग्स को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं अभियान चला कर। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिख रखा है ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, डिस्कस रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन द गोइंग टू नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। मतलब सबसे सेकेंड ईयर की क्लास कब चलेगी। फिर एक लोग आ गए यार, काहे बेइज्जती करवा रहे हो यार, कला दिया गया मेरे बाबू, ठीक है। अब इसमें क्या कराना पड़ेगा, फार्मासिस्ट का क्या रोल है नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत। अब ये क्या होता, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम क्या होता गुरुदेव, जैसे ठीक कोई बीमारी आ रही है, ठीक है, अब कोई बीमारी आ रही है तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है, कोई बीमारी यदि आ रही है तो गवर्नमेंट लेवल पे वो कैसे वर्क कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसको नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत रखा जाता है। तो क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए, ठीक है। कितना टाइम हो गया भाई ओ भाई 10:30 होने वाला है, ठीक है। चलिए इसका पार्ट 1 हम देख लेते हैं, पार्ट B मॉर्निंग में देख लेंगे, ठीक है। लिखा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए गए ऐसा प्रोग्राम, ऐसा कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी को स्पेशल हेल्थ सेवा प्रदान करना, ठीक है। कब चलेगा, करा दिया गया भाई अमरीश प्रजापति जी, आप कैसे यार आदमी हैं, हम बोल रहे हैं कि करा दिया गया है, क्लास अभी 1 घंटे पहले कराया गया है, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री हिंदी मीडियम करा दिया गया है, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं, प्लीज़ आप डिस्टर्ब मत करिए भाई, ठीक है। तो लिखा नेशनल हेल्थ प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट द्वारा शुरू किए जाने वाला ऐसा कार्यक्रम है जिसका मुख्य उद्देश्य सोसाइटी को सोशल हेल्थ की सेवा करने में किया जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम कब चलाया जाता है, इसमें बहुत सारे मेंबर्स रहते हैं, आदमी रहते हैं, वो कहते हैं कि इस लेवल पे हमें क्या करना है, काम करना है जिससे हेल्थ ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो सके, ठीक। हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने की इसमें जिम्मेदारी होती है, सेवा प्रदान करना, देश में स्वास्थ्य संबंधी इश्यू को निपटाना,
ठीक है, निपटाना किसकी जिम्मेदारी होती है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत आते हैं आदमी, वो सब निपटारा करते हैं। ठीक है, इसका मेन एम बीमारियों की रोकथाम, नियंत्रण, उन्मूलन करना होता, मतलब बीमारियों को बचाना और नियंत्रित करना तथा उन्मूलन करना किसकी जिम्मेदारी होती है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम की होती है। ठीक, अब इसमें क्या होता है, इसमें कई स्टेप होते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास डिफरेंट स्टेज होते हैं। सबसे पहले कोई भी दवाइयाँ आती तो सेंट्रल लेवल पे आती, सेंट्रल लेवल से स्टेट लेवल पे आती, स्टेट लेवल से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आती हैं। उसके बाद तहसील लेवल, फिर थाने लेवल, फिर आपको ग्राम में आशा को क्या कर दिया जाता है, उस प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। बट अब नेट का ज़माना है, सन्न सन्न काम हो जाता है। ठीक है, बिग ड्रीम, ये कौन है भाई, आई लाइक यू सर, हैं हम तो आई लाइक करता मारते। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता था, डिफरेंट स्टेप होता है। पहला स्टेज तुम्हारे पास क्या होता है, सेंट्रल लेवल का होता है। दूसरा स्टेज क्या होता है तुम्हारे पास, सेंट्रल लेवल के बाद तुम्हारे पास स्टेट लेवल पे जाता है, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाता है। तो कोई भी प्रोग्राम होता है इसी लेवल पे जाता है। सबसे पहले देखिए, सेंट्रल लेवल पे कोई काम होता है तो उसे भेज दिया जाता है स्टेट लेवल पे, ये आप काम करिए। हैं यार क्या करवा रहे हैं जी, आई लव यू कौन कौन बोल रहा है यार ठीक है, खतरनाक मना ही बड़ा मर देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या होगा, डिफरेंट लेवल पे होता, कौन कौन, सेंट्रल, स्टेट। ठीक है, ठीक है, ये भाई कमेंट बंद करना पड़ेगा भाई। ठीक है, चलिए कमेंट बंद हो गया अब लिखेंगे, ठीक है, हमें दिखेगा नहीं। ठीक है, तो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो रहा है। अब क्या लिख रखा, ध्यान से सुनिए क्या बोल दिया गया। ठीक है, निम्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं, इसके लिए बहुत सारे निम्न कार्यक्रम चलाए जाते हैं। जैसे पहला स्टेज पे तुम्हारे पास क्या होगा, नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम चलाया जाता है। क्या, नेशनल कंट्रोल टीबी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के अंतर्गत देखा जाए तो टीबी जितना हुई है तो टीबी के बारे में लोगों को जागरूक किया जाता है। इसमें नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें क्या होता है, एड्स जो भी बीमारी होती है, जो एचआईवी के कारण से होती है, उसको कंट्रोल करके हम क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अभी किससे होता है, उसे बोलेंगे कि लोगों को जागरूक करेंगे कि अननोन सेक्सुअल आप बिहेवियर न करिए, एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्स करते समय आप कंडोम का प्रयोग करिए, म्यूकस का एक्सचेंज होने से आप बचाइए। ठीक है, ये सब चीज़ करेंगे तो हमारे पास इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, तीसरा तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ठीक है, इसका आता है नेशनल, ठीक है, नेशनल मलेरियल कंट्रोल प्रोग्राम किया जाता है। मलेरिया किससे होता है, इसके लिए प्लाज्मोडियम स्पीसीज होती है, जो जैसे प्लाज्मोडियम मलेराई, प्लाज्मोडियम विवैक्स, प्लाज्मोडियम वोवल, ये सब जो होते हैं जो मलेरिया को कंट्रोल करने के, तो लोगों को बताते हैं, जागरूक करते हैं कि आपके अगल बगल पानी यदि रुक रहा है तो उसे साफ़ सफाई करिए। साफ़ सफाई करने के बाद आपको अच्छे तरीके से पानी नहीं रुकने देना है, टंकी में पानी को साफ़ सफाई करना, शुद्ध पानी पीना है। ठीक है, मच्छर से बचना है, मच्छरदानी का प्रयोग करना, ये सब मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम में आपको एजुकेट किया जाएगा। चौथा देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेशनल, ठीक है, या नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है। इसमें क्या करते हैं, नेशनल लेवल पे लोगों को इम्यून सिस्टम से, ठीक है, इम्यूनिटी, तुम्हारे पास बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके अंतर्गत लोगों को टीकाकरण किया जाता है कि अच्छा ये बीमारी चल रही है, इसका टीका हम जल्दी जल्दी लगवा देते हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम होता है, इसके अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, पाँचवा, नेशनल मदर हेल्थ प्रोग्राम। अब इसके अंतर्गत तुम्हारे पास क्या होता है कि तो कोई भी फीमेल यदि प्रेग्नेंट है, ठीक है, यदि वो तुम्हारे पास प्रेग्नेंट है तो उसे बोला जाएगा कि आप क्या करिए, आप प्रॉपर अमाउंट में भोजन लीजिए, न्यूट्रिशन लीजिए, क्योंकि आप भी हेल्दी रहेंगे, आपका बेबी हेल्दी होना चाहिए। तो ये प्रोग्राम उसके अंतर्गत आता है। ठीक, और तुम्हारे पास एसटीडी प्रोग्राम, छठा देखा जाए तो हम बहुत सारा लिख देते हैं, एसटीडी यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम होता है। इसमें क्या होता है, जो सेक्स के दौरान होने वाली जो तुम्हारे पास बीमारियां होती हैं, जो एक आदमी से दूसरे आदमी में भागती हैं, ठीक है, उससे भी प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, ठीक है, प्रोग्राम, ठीक है, यहाँ पर प्रोग्राम को क्या कर देते हैं, इसमें लोगों को एजुकेट करते हैं कि सेक्स से संबंधित होने वाली बीमारी, जैसे सिफिलिस हो गया, गुनोरिया हो गया, ठीक है, तो ये तो तुम्हारे पास सिफिलिस से होने वाली, एचआईवी हो गया, तो ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड मुझे जानते हैं, ये कौन है भाई, ठीक है, हम कैसे आपको जानेंगे भाई, जैसे आपको बड़का राजा मना ही है का, ठीक है, अपने आपके राजा समझता रहा। ठीक है, तो ये एसटीडी कंट्रोल प्रोग्राम होती है, इसमें सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज पे हो जाती है। और भी तुम्हारे पास सातवां देखा जाए तो लेप्रेसी का नाम सुने होंगे, तो इसमें लिखेंगे नेशनल, ठीक है, नेशनल लेप्रेसी, जो कोढ़ रोग होता है, कहाँ दिया गया है, इसमें था यार, कहाँ चला गया, मम्मी कसम,
ठीक है, तो ये चलिए जाने दीजिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, इतना हमने बहुत बता दिया है। तो ये तुम्हारे पास प्रोग्राम चलाए जाते हैं जिससे हेल्थ मिशन को हम लंबे समय तक मेंटेन कर सकेंगे। ठीक, ये हो गया। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, इसमें फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रोल क्या होता है, ठीक है कि नहीं जानते हो? गजब हो यार। ठीक है, तो ये नहीं तो ठीक, इसमें तुम्हारे पास अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन NHP नेशनल हेल्थ प्रोग्राम में देखा जाए तो एक्चुअल में फार्मासिस्ट का क्या रोल होता, इसमें दवा को मैनेजमेंट करना, क्या कर देता, पहली उनकी रिक्वायरमेंट होती दवा को मैनेजमेंट करना, दवा का प्रबंध कराने की जिम्मेदारी होती है। ठीक, उसके बाद हेल्थ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन सोसाइटी, मतलब कोई बीमारी यदि आ रही है तो उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, और उसके साथ साथ यदि दवा मिली है तो आपको सोसाइटी में डिस्ट्रीब्यूट करने की जिम्मेदारी मिलती है, जो आशा करती हैं। ठीक है, डिजीज रिलेटेड एजुकेशन प्रदान करना, लोगों को बताना, जैसे कोरोना आ जाए, ठीक, आपको लोगों को क्या बताएंगे, आप एज ए फार्मासिस्ट बोलेंगे कि भैया ठीक है कोरोना आ रहा है, अब थोड़ा सा क्या करिए, सतर्क हो जाइए, मास्क का प्रयोग कर दीजिए, ठीक है, आप सैनिटाइजर का प्रयोग करिए, पब्लिक प्लेस पे न जाइए, तो ये सब लोगों को हम जागरूक करेंगे, तब भी काम होगा आराम से। ठीक, हेल्थ कंडीशन बताएंगे, क्लिनिकल फार्मेसी पर दवा को प्रोवाइड कराएंगे, मतलब अपने फार्मेसी पे उससे रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ सब ला के स्टोरेज कर लेंगे। क्यों? क्योंकि मान लेते पैंडेमिक हो जाए, जैसे कोरोना हो जाए, तो कोरोना में जितने भी लोकल के डॉक्टर थे लोगों की ज़िंदगी बचाए थे, उनको सैल्यूट है भाई। ठीक है, प्रोवाइड कराना, पेशेंट का देखभाल करना, पेशेंट का देखभाल बहुत ज़रूरी है। ठीक, जैसे कोरोना में देखा जाए तो पेशेंट देखभाल ना होने के नाते बहुत सारे लोग मर गए थे। ठीक, दवा को सेफ्टी, मतलब दवा को सेफ्टी प्रोवाइड करना, कि कैसे स्टोरेज करना, कि कैसे खाना है, ये सब कुछ जिम्मेदारी आपकी होती है। डिजीज के बारे में किसी स्पेशल डॉक्टर से बातचीत करना, मतलब कोई बीमारी है, ठीक है, उस एरिया में ज़्यादा फैल रही, तो स्पेशल डॉक्टर से उसे कंसल्ट करिए आप, और उससे रिलेटेड बोलिए कि सर ये हो रहा है, तो वो बताएंगे कि ये आप प्रयोग करिए, दवा आप सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जितना अटैच रहेंगे डॉक्टर से उतना आपका अच्छा मेडिकल स्टोर चलेगा। ठीक, ये हो गया। डिजीज़ के बारे में लोगों को जागरूक करना, लोगों से बोलेंगे कि ये डिजीज़ बड़ी खतरनाक है भाई, लोगों को जागरूक करेंगे तो उससे ज़्यादा बच पाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन के तहत दवा लाना, ठीक है, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत आपको दवा ला के स्टोरेज करना है, कब से, देखिए सेंट्रल लेवल से, ठीक है, सेंट्रल लेवल पे लाते हैं दवा, फिर स्टेट लेवल पे आता है, स्टेट लेवल से आपके सामने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है, इतना होता है। बट एक्चुअल में देखा जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल से तहसील लेवल, तहसील लेवल से थाने लेवल पे, थाने लेवल से आपके गाँव में पहुँचता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है सर, इंग्लिश में बताइए, ऑलरेडी इंग्लिश में, ठीक है, ये बायोकेमिस्ट्री सुबह आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, नेशनल हेल्थ मिशन। ठीक है, ये देखा जाता है सबसे लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, कोई 7 क्वेश्चन करना था। ठीक है, इसमें क्या करिए, ये जो क्वेश्चन था सेम टू सेम यही दिया था, केवल थोड़ा सा इधर उधर है। ठीक है, इसका हम नोट आपको PDF में प्रोवाइड करा देंगे। हम सीधे 7वें नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं, डिस्कस नेशनल हेल्थ मिशन। आप यदि पहला क्वेश्चन आप अच्छे से समझे होंगे तो ये आप आराम से कर पाएंगे। नेशनल हेल्थ मिशन क्या होता है, देखिए कोई भी नेशन सोचता है कि चाहे वो बंदा कोई ग्रामीण लेवल पे हो, चाहे वो तुम्हारे पास क्या होगा अर्बन लेवल पे हो, मतलब शहरी लेवल पे हो या ग्रामीण लेवल पे हो, तो सबको दवा के द्वारा, ठीक है, दवा के द्वारा अच्छे तरीके से हेल्थ हमारा नेशन होना चाहिए। देखिए यदि कोई भी देश अच्छे से डेवलप होगा तो उसका जो भी नेशनल में जितने पर्सन हैं वो अच्छे तरीके से हेल्दी होना कंपलसरी है। तो लिखा नेशनल हेल्थ मिशन, जिसे हम NHM की शुरुआत भारत सरकार द्वारा की गई थी, यानी नेशनल हेल्थ मिशन की शुरुआत भारत सरकार के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा की गई थी। इसके 2 भाग में काम करते हैं। ठीक है, इसके 2 भाग में काम करते हैं। पहला देखा जाए तो डिवीजन में पहले दे रखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो गांव में काम करते हैं। देखो साफ लिखा है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जिसे हम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बोलते हैं, NRHM बोलते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत देखा जाए तो तुम्हारे पास नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो होते हैं, जिसे हम NUHM के नाम से जानते हैं, जो इसके अंतर्गत आते हैं। कौन? राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक, ये शहर में काम करते हैं और ये ग्रामीण रीजन पे काम करते हैं। ठीक,
क्या लिख रखा है, इसके अंतर्गत मिशन का मेन एम था कि नेशनल हेल्थ को बढ़ावा देना, मतलब अपने नेशन को अच्छे तरीके से हेल्थ बनाना। देखो कोई भी नेशन यदि एजुकेशन में डेवलप बढ़िया से है, एजुकेशन के साथ साथ तुम्हारे पास हेल्थ में बढ़िया है, ठीक, तो वो नेशन समझ लो बहुत डेवलप कर जाएगा। क्यों? क्योंकि एजुकेशन से बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी बनाएगा और हेल्थ बढ़िया रहेगा तो पढ़ाई लिखाई करवा करेगा, ये होगा, ठीक है, जिससे नागरिक को सस्ती सुलभ क्वालिटी ऑफ हेल्थ सेवा प्रदान मिल सके, इसका एक मिशन था, ये हो जाएगा। इसका मेन उद्देश्य क्या था गुरुदेव, इसके बारे में आपको बताइए। फिर यहाँ से आपको रूल वगैरह लिखना पड़ेगा। सभी को समान, ठीक है, सभी को समान स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना इसकी जिम्मेदारी थी, कि नहीं कि ये ऊंच है नीच है ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। बट अपने यहाँ होगा करता, आप जान ही रहे हैं। सर ये कब आया था, कौन, ठीक, नेशनल हेल्थ मिशन कब आया था, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास अभी क्या लिख रखा है यहाँ से सुनिए। फिर क्या दे रखा है, सभी को समान स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान कराने की जिम्मेदारी इनकी होती है। उसके साथ साथ देखा जाए मातृ तथा बेबी डेथ को कम करना, मतलब जैसे बहुत सारी पहले उसकी सुविधाएं नहीं होती तो मम्मी की डेथ हो जाती थी, बच्चे की डेथ हो जाती थी, ठीक, तो उनको डेथ को कम करने के लिए नेशनल हेल्थ मिशन लाया गया था, ठीक। कम्युनिकेबल तथा नॉन कम्युनिकेबल ड्रग्स को नियंत्रित करना, ठीक है, डिजीज को नियंत्रित करना एक्चुअल में होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डिजीज को नियंत्रित करना। डिजीज मतलब कुछ ऐसे होती जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में छूत के जरिए जा सकती है, उसे कम्युनिकेबल डिजीज। कुछ ऐसी बीमारियाँ होती नॉन कम्युनिकेबल, उसके अगल बगल उठो बैठो खांसो कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आया था इसमें, ठीक, इसको कंट्रोल करना। हेल्थ को मजबूत बनाना, मतलब अपने इंडिया में देखा जाए तो हेल्थ को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी नेशनल हेल्थ मिशन की है, ठीक। इसमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा है इसके बारे में आते हैं। सर इसकी पीडीएफ मिल सकती है, यस मिल सकती है ब्रदर, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में नंबर दिएगा वहाँ से कांटेक्ट करेंगे, आपको मिल जाएगा। हेल्थ और वेलनेस सेंटर को खोलना ग्रामीण तथा सिटी एरिया में, मतलब हेल्थ तथा वेलनेस सेंटर, मतलब हेल्थ को अच्छे तरीके से मेंटेन करना और वेलनेस सेंटर खोलेंगे जिससे ग्रामीण लेवल पे भी खोल सकते हैं और सिटी लेवल पे भी खोल सकते हैं, जिससे आपका ज़्यादा अच्छा से अच्छा रन करेगा। लिखा प्रेग्नेंट वुमन को प्रॉपर चेकअप प्रदान करना जिससे मदर तथा बेबी स्वस्थ रहें, मतलब कोई भी लेडीज हैं यदि प्रेग्नेंट हैं तो उसे प्रॉपर अमाउंट में क्या करना, चेकअप कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। प्रॉपर अमाउंट में चेकअप कराना सब कुछ आपकी जिम्मेदारी बनती है, जिससे अब देखो उनका जाता हर एक 3 महीने पे होता है, जैसे ट्राइमेस्टर बोलते हैं, तो हर एक 3 महीने पे उनका प्रॉपर चेकअप होता है, जिससे वो बेबी भी स्वस्थ रहता है, मम्मी भी स्वस्थ रहती है, उनका कैल्शियम आयरन, ठीक है, जो भी चलन रहता है टैबलेट चलता ही रहता है। ग्रामीण स्तर पर सेवा प्रदान करना इस मिशन का काम था। इसमें लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार के द्वारा लाई गई थी। आयुष्मान भारत योजना, इसमें 5 लाख तक एटलीस्ट लगभग 5 लाख तक आपको फ्री ऑफ कोर्स कहीं भी आप मेडिसिन करा सकते हैं। बट इस पर भी धांधली हो रही है भाई, कह रहे हैं कि हॉस्पिटल वाले को पैसा चाहिए तभी कर रहे हैं, ठीक है। राष्ट्रीय पोषण मिशन, मतलब इसमें पोषण मिशन लोगों को खाना दिया जाएगा प्रॉपर अमाउंट में, यानी स्वच्छ भारत अभियान, इसके अंतर्गत यदि हम स्वच्छ रखेंगे तो बीमारी होगा नहीं करेगी। तो ये सब काम योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई गई थी। अब रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन NHM नेशनल हेल्थ मिशन में रोल ऑफ फार्मासिस्ट का क्या काम है, दवा का मैनेजमेंट तथा डिस्ट्रीब्यूशन करना आपकी जिम्मेदारी बनती है, दवा को डिस्ट्रीब्यूशन करना और ठीक है सब आपकी जिम्मेदारी बनती है। पेशेंट को यानी लिखा मोटिवेट तथा एजुकेट करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। याद रखना पेशेंट को आप जितना मोटिवेट करेंगे, एजुकेट करेंगे उस बीमारी के प्रति, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, डेवलप अपने आप को मेंटेन कर पाएगा। दवा का सही स्टोरेज करना आपकी जिम्मेदारी है। दवा को म्यूकस यानी मिसयूज तथा एब्यूज़ को रोकना दवा को कोई ज़्यादा यूज न कर पाए, ठीक है, यूज करे तो नॉर्मल यूज करे, मिसयूज तथा एब्यूज न कर पाए, तो आपकी जिम्मेदारी बनती, तो ये सब चीज़ मेंटेन करना आपका काम बनता है, ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने पार्ट ए को पूरी तरह से क्लियर कर लिया है। एटलीस्ट देखा जाए तो 10:30 बज गया, ठीक है। तो इसको अभी यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। मॉर्निंग में आप आना मत भूलिएगा, ठीक है, मॉर्निंग में आना मत भूलिएगा। मॉर्निंग में आपको इसका पार्ट बी और पार्ट सी पूरा डिटेल में कराया जाएगा, ठीक है। पेशेंट काउंसलिंग भी आपको, ठीक है, पेशेंट काउंसलिंग देखा, हाँ इसमें भी लिख सकते हैं पेशेंट की काउंसलिंग करना। एक पॉइंट और लिख सकते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग करना ये फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनती है। काउंसलिंग करना एक फार्मासिस्ट की जिम्मेदारी बनती है, ठीक।
तो ये तुम्हारे पास हो गया। यहाँ से पार्ट बी मॉर्निंग में कराया जाएगा, लाइव आना मत भूलिएगा, ठीक है। आपको नोटिस भेज दिया जाएगा, तुरंत आप अटेम्प्ट एटलीस्ट 7 या 8 बजे मॉर्निंग लाइव आया जाएगा। तो उसका पार्ट सी और पार्ट 3 सी ख़त्म हो जाएगा, बी और सी दोनों ख़त्म हो जाएगा। यदि आपको इकट्ठा देखना तो दोनों को अटैच करके हम वीडियो अपलोड करेंगे, उसको भी आराम से देख सकते हैं। ठीक सर, ये कब आया था? कौन भाई? वास्को डी गामा का? ठीक है। ठीक, अब कहेंगे नेशनल हेल्थ मिशन। एक्चुअल में देखा जाए तो भाई ठीक, इसका भी देखेंगे हम। 2 किताब देखें, दोनों का अंतर इधर उधर था, ठीक है, दोनों का अंतर इधर, इसीलिए हमने इसको मेंशन नहीं किया, ठीक है। इसलिए जो डाउट रहता उसको हम नहीं लिखते भाई, ठीक है। गुड नाइट सर। यस सर, ठीक है। तो और यदि कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यदि कोई भी डाउट हो, ठीक है। यदि कोई डाउट हो, नेशनल हेल्थ मिशन ये देखा जाए तो एग्जैक्ट डेट 2 किताबों हम देखें, दोनों किताबों में अलग अलग था, इसीलिए हम वहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है। एक बार हम दोबारा AI तथा किसी भी ऐप से देख लेंगे, उसको हम मेंटेन कर देंगे उसमें, ठीक है। ये होगा जब ये पार्ट बी बताएंगे तो आपको लास्ट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा उसका हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। ये हो गया। कोई डाउट और कोई डाउट हो तो बताइए। सर सुबह मिलते हैं आपसे, कहाँ है? कहीं नज़दीक में बड़ा का तू मर दे जईबा। ठीक है, ठीक। और बताइए, कोई तो बोलिए, ठीक है। कल सुबह मिलते हूँ आपसे, ठीक है। कोई टेंशन नहीं, सुबह मिलना भाई, ठीक है। वहाँ दौड़ने जाते हैं फील्ड में, ठीक है। और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। यानी कोई डाउट भरदर बोलिए, बरदार नहीं तो इसे समापन किया जाए, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हिंदी में लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं, बट कॉन्सेप्ट पूरी क्लियर होना चाहिए आपको, ऐसे पूरा तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही।